जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की खोज की जब चर्चा करेंगे तो उसमें आवेश का टर्म आ जाएगा, जो कि जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आवेश यानी कि चार्ज, और चार्ज आप ऊपर देख रहे हैं, विद्युत धारा यानी I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो आवेश एकांक समय में जो आवेश फ्लो कर जाता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ईसा मसीह के जो जन्म था उससे लगभग 600 साल पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, एक कहरवा की छड़ ली और उससे उन्होंने रेशम के कपड़े को रगड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो आवेशित हो गई। अब आवेशित हो जाने के बाद क्या हुआ, आवेशित हो जाने के बाद उन्होंने कागज़ के टुकड़ों को पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, और कागज़ के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े, वो क्या है उससे आकर्षित हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसा फील किया कि ये मैग्नेट की भांति चुंबकत्व आ गया है, इसमें चुंबक बन गया है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उनका ये मानना गलत था, क्योंकि जब 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट आए तो उन्होंने भी जब आवेशित दो तरह के जब पदार्थ थे तो उन पे उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो आवेशित होकर आकर्षित होने लगते हैं। कि वहाँ पे उनका कहना एक तरह से ऐसे था कि एक प्लस क्यू था और एक माइनस क्यू के हिसाब से दो चार्ज बन जाते थे। ये आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आवेश इस तरह से बनते थे, जब कोई हमारा मटेरियल है उसमें एटम्स पाए जाते हैं, और एटम्स में एक नाभिक रहता है, और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, वो उनमें थोड़ा सा आकर्षण कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर मूव कर जाते हैं तो उससे होता क्या है, उससे होता केवल इतना है कि उस पर एक धन चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो डोनर की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कि उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन थे वो ज़्यादा रह जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों का कंपेरिजन करने पर वो न्यूट्रल ना होकर उसमें धनात्मक आवेश कह सकते हैं। इसी तरह से Na+ इसकी बात हम लोग कह सकते थे। तो इस तरह से एक धनावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर एक ऋणावेश आ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन का व्यवहार गिलबर्ट ने उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं 1800 ईस्वी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1800 ईस्वी। 18वीं शताब्दी जो थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की खोज या इलेक्ट्रिसिटी के सर्च के बारे में, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे ही आते हैं, इसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक एक से एक अच्छे आविष्कार होने लगे इलेक्ट्रिसिटी में, और वो विकसित होने लगा। कैसे? 18वीं शताब्दी में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो इन्होंने क्या किया, ये इतना ज़्यादा सर्च करना चाह रहे थे कि इन्होंने अपनी जो निजी संपत्ति थी उसको भी बेच दिया, और उसको बेच के कई सारे इन्होंने आविष्कार कर डाले। लेकिन उसके बाद नतीजा ये निकला कि जब एक बार बरसात हो रही थी उस समय उन्होंने एक पतंग उड़ाई। उस पतंग में क्या किया, उन्होंने एक धातु की छड़, एक धातु का टुकड़ा लपेट दिया था, उसके साथ में उसकी जो डोर थी उस डोर में एक चाबी बांधी थी। उससे क्या था कि आकाश में जैसी बिजली की कड़की, या हम ये कह सकते हैं जैसे लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग के साथ साथ उसका कुछ अवशेष, उसकी कुछ मात्रा की डोरी थी उसमें महसूस की। तो इन्होंने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी केवल इन्हीं चीज़ों में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में भी अलग अलग जगह पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ एक ऐसी मछली होती है समुद्र में पाई जाती है, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो कई बार वो तगड़ा झटका भी दे देती है, सतर्क रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं वोल्टा की। कुछ समय बाद फिर वोल्टा ने एक नया आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से कुछ उसमें इस तरह का सिस्टम बनाया, जिससे उसमें क्या है कि एक धारा प्रवाहित हो गई। ये जो धारा थी ये धारा स्थिर टाइप की नहीं थी बेटा। यहाँ तक आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ तक जितनी भी धारा की बात की गई थी अभी तक सारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कैसी थी, स्टैटिक थी। कैसी? स्टैटिक थी। लेकिन इसके बाद यहाँ से स्टैटिक नहीं रहेगी, यहाँ से डायनामिकली हो जाएगी। ये डायनामिकली है। ठीक है। अब 18वीं शताब्दी में जब ये वोल्टा है तो वोल्टा ने आविष्कार किया एक, जैसे अब हम लोग सेल के नाम से या बैटरी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से बिजली को प्रवाहित कर लिया। किसमें? वायर में। तो वहां पे उसे नाम दिया गया, वो स्थिर विद्युत नहीं थी, वो चल विद्युत थी, उसको डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया। इसके बाद आते हैं माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, विद्युत चुंबकत्व के द्वारा यही सारा सिस्टम बनाया। इसी प्रणाली में विद्युत चुंबकत्व का सीधा अर्थ ये है कि हम लोगों ने
दो मैग्नेट लिए, उसमें एक नॉर्थ पोल था, दूसरा साउथ पोल था। ये हमारे परमानेंट भी हो सकते हैं जब हम लोग डायनो की बात करते हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं जब हम लोग एक छोटे डीसी जनरेटर की बात करते हैं या एक बड़े लेवल की जनरेटर की बात करते हैं। तो उसमें होता क्या, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, ठीक है। इसको मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर चुंबकीय बल जा रही है और बीच में हम लोगों ने एक वायर, एक ऐसा रोटर, या हम लोग उसमें कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसी कॉइल इस तरह से मूव करा दी, सर्कुलेट करा दी, और उसमें एक आरपीएम अगर दे दिया तो उसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नाते उसमें ईएमएफ आ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं बाय अगर सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं तो वही चीज़ उन्होंने माइकल फैराडे ने उसके अपने आविष्कार के द्वारा बताई। इसके बाद बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। ये एक पागल साइंटिस्ट के नाम से जाना जाते थे। क्यों? क्योंकि इनको बहुत आविष्कार किए थे, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता था। लेकिन लास्ट में सफलता इन्हें मिली और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया फाइनली। इसके बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, उसमें ये डीसी मोटर और डीसी सिस्टम को इन्होंने लागू कर रखा। निकोला टेस्ला सन 1888, इन्होंने जब ये इनकी कंपनी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाके इन्होंने कुछ उसमें कमियां थी, उनकी जो डीसी सिस्टम था प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो उन्होंने इनसे कुछ कहा कि मतलब ऐसा अगर आप कर दो तो हम बदले में आपको कुछ डॉलर देंगे, $50,000 देंगे। फिर भी एडिसन ने निकोला टेस्ला को किसी भी प्रकार की कोई धनराशि या कोई इनाम नहीं दिया। निकोला टेस्ला इनकी कंपनी को बाय बाय कर देते हैं और इसके बाद वो अब एक दूसरी कंपनी अपनी खोलते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि एसी का निर्माण करते हैं। और एसी एक ऐसा सिस्टम था, एसी इस तरह से वर्क करता है, और एसी इस तरह से वर्क करने करता है, हम लोग ट्रांसफार्मर से उसका स्टेप अप कर लेते हैं जिससे उसे मीलों मील दूरी तक पहुँचाया जा सकता है, हज़ारों हज़ार। जहाँ डीसी की अगर बात करें तो वो सिर्फ 2 मील तक के लिए ही जा सकती थी, लेकिन इन्होंने जो एसी का निर्माण कर दिया तो वो हज़ारों हज़ार डिस्टेंस तक कवर कर सकता, तो बड़ी आसानी से। इससे क्या हुआ कि एक क्रांति आ गई, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। क्यों? क्योंकि हम एक जगह सब स्टेशन बनाकर, एक जगह जनरेटिंग स्टेशन बनाकर काफ़ी दूरी तक उस इलेक्ट्रिसिटी को भेज पा रहे थे बड़ी आसानी से। इसके बाद बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जो हम सबके प्यारे हैं, 1905 ईस्वी में आए और इन्होंने फोटॉन्स की बात की। और ये फोटॉन्स जो थे वो हमारे सोलर पैनल, आप जो देख रहे हैं, सोलर लाइट जो देख रहे हैं, उसी उनका जो निर्माण हो पाया है वो उनका पूरा श्रेय अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। इस से दोबारा से देख लेते हैं। पहले आए थेल्स, जो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले आए थे। 600 साल पहले इन्होंने क्या किया, कैरवा की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा और छोटे छोटे टुकड़े उठाए थे। उसके बाद आते हैं 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट। इन्होंने ये जो आवेशित हो रही थी चीज़ें, बार बार किसी का आवेश किसी में जा रहा था। आपने देखा होगा कई बार सर्दियों के मौसम में अगर शर्ट या जैसे आप स्वेटर उतारते हैं तो छिट की ध्वनि आती है, मच्छरदानी दबाते समय चिंगारी भी आ जाती है, ध्वनि भी आती है, तो आवेशित हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ऐसे मटेरियल हैं, उनके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जा सकता है। इन्होंने ये सबसे बड़े आविष्कारक थे क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग कर दी थी और उन्होंने स्थिर विद्युत का पूरा नामांकन किया था, पूरा विस्तार से विस्तृत वर्णन किया था। उसके बाद बात करते हैं वोल्टा की। ये चल विद्युत के लिए डायनामिक, यहाँ से डायनामिक शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। ये वोल्टा से यहाँ से डायनामिक स्टार्ट हो गया था और यहाँ तक क्या था, स्टैटिक था। इसके बाद वोल्टा है। वोल्टा ने विद्युत सेल और विद्युत बैटरी का आविष्कार किया। आप जानते ही हैं हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, 2 प्लेटें हम लोगों ने डाल दी। इलेक्ट्रोलाइट चारों तरफ क्या है, रखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, उसमें क्या रखी हुई है, 2 प्लेटें रखी हुई हैं। वो प्लेटें कौन सी, एक एनोड है, दूसरा कैथोड। उनको अगर किसी धारा कुछ टाइम के लिए बहने लगती है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने विलयन में टूट जाता था। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारा सिस्टम लोग बैटरी के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद अगर माइकल फैराडे की बात करें तो कैसे किस तरह से प्रक्रिया होती है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं माइकल फैराडे। इसके बाद बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की, बल्ब के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं उस तरह से। निकोला टेस्ला है, सबसे बड़ी बात, निकोला टेस्ला एक क्रांति ला दी थी इन्होंने एसी ला के, क्योंकि मीलों मील दूरी तक एसी का सप्लाई किया जा सकता था स्टेप अप करके। और उसकी वो थोड़ा कॉस्टली नहीं पड़ती थी, जबकि डीसी हमारी कॉस्टली थी कंपैरिजन में। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटॉन्स की बात से आप याद रखिएगा 1905 में आए थे, हम सभी के चहेते हैं। उसके अलावा क्या इन्होंने सोलर वाला सिस्टम, हम आप जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर पा रहे हैं, उनका श्रेय अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। हालांकि ये सभी का योगदान बराबर ही रहा है,
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम किसी चीज़ को पा सकते हैं। आप लोग जानते हैं लगातार वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के पास में। आप बस इतना काम करिए, वीडियो को देखिए, समझिए अच्छे से और उसको शेयर करिए, जिससे हमें आगे नए कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स देने में, नए नए वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।